बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडी क्लास 12 का पढ़ते हैं, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल का बेटा क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जरा देखिए बेटा, इसका बेटा हमने कोडिंग बनाया है यूजीसी FMCF। ठीक है बेटा, क्या बनाया प्रिया? यूजीसी FMCF। देखिए बेटा, यू से बेटा आपका होता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है बेटा परवैसिव। हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है, वो क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, सब में, सब ऑर्गेनाइजेशन में बेटा ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, हर जगह यूज इसका होगा। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर जगह यूज होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा। इंसान से क्या, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे लार्ज हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो। ठीक है, सेकंड बेटा हमारा दिया जी से क्या अभिषेक? जनरल गाइडलाइंस। हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है बेटा, वो हमारा क्या है बेटा? जनरल गाइडलाइंस। मतलब कि मैनेजर के लिए बेटा ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस का रोल प्ले करता है। ये ऐसा नहीं है कि रेडीमेड सॉल्यूशन देता है कि हम इसको अप्लाई करेंगे तो एकदम सही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना बेटा। बस एक जनरल गाइडलाइन है कि आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका मे बी अच्छा हो भी सकता है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा, कोई जनरल गाइडलाइंस ये है कि अगर कंपनी के अंदर अच्छे तरीके से एम्प्लॉय को रखा जाए, अच्छे क्वालिफाइड एम्प्लॉय को रखा जाए, हाँ सिर्फ क्वालिफाइड अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन को रखा जाए, तभी हमारा कंपनी का प्रॉफिट हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और हमने क्या किया, अपनी कंपनी में अच्छे एम्प्लॉय को रखा जो वेल क्वालिफाइड हो, और रखने के बाद प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो अब बताइए बेटा कि यहाँ पर क्या ये प्रिंसिपल एक्यूरेट आंसर दिया, हमें एक्यूरेट रिजल्ट दिया? नहीं दिया ना। तो ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन का रोल प्ले करता है बेटा, कि एक डिसीजन लेने के लिए मैनेजर को हेल्प करता है। ठीक है, बस कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, बस ओवरव्यू। जैसे इतना कर सकते हैं कि आपका सही रिजल्ट आ जाए, ये नहीं कि एकदम एक्यूरेट रिजल्ट है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये मेरे लिए क्या है बेटा? जनरल गाइडलाइंस है। लिखा भी है, डू नॉट ऑफर अ रेडीमेड सॉल्यूशन। ये रेडीमेड सॉल्यूशन तान्या, ये रेडीमेड सॉल्यूशन बेटा नहीं है। बात समझ में आया ना? ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है कि एकदम कंप्लीट रिजल्ट देगा। ठीक है प्रिया? ठीक है। थर्ड बेटा हमारा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल का बेटा थर्ड हमारा फीचर जो है वो क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब ये कि हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, अच्छा सबसे पहला चीज बेटा, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये होता है बेटा, कॉज का मतलब कि ये करोगे, इफेक्ट का मतलब उसका ये रिजल्ट आएगा। तो मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये बता रहा है बेटा ना कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब जो करोगे उसका रिजल्ट ये आने वाला है। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलता है, ये जो सिद्धांत है बेटा वो क्या बोलता है कि इसको करने पे ये आएगा रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम होते हैं, आप जानते हैं बहुत सारा काम होता है, बेचना, खरीदना, फाइनेंस को मैनेज करना, एम्प्लॉय को मैनेज करना, हर चीज़ करना। तो अगर मान लीजिए सिर्फ एक डिपार्टमेंट है तो क्या वो सबको मैनेज कर पाएगा? तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या बोलता है, अगर आपको अच्छे से काम कंप्लीट करवाना है तो आप क्या करो, काम को बांट दो, डिवीजन ऑफ वर्क। यानी आप इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल्स, उसमें पहला प्रिंसिपल उसका था डिवीजन ऑफ वर्क। उन्होंने ये बताया था काम को अगर बांट देंगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या बताया, कॉज एंड इफेक्ट में ये बताया कि कुछ कुछ चीज़ें ये है कि उसको करने पे एक्यूरेट रिजल्ट देता है कुछ कुछ चीज़ों में। जैसे हमने बताया कि अगर काम को बांट दिया जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये बात सही है कि नहीं? हर जगह अप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा काम को बांटने पे। ठीक, तो ये बता, वही होता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट, यानी हमारा थर्ड फीचर इसका मैनेजमेंट प्रिंसिपल का ये बताता है कि ये इसके अंदर दिया रहता है कि इस सिद्धांत को अप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट ये आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक तीनों? ठीक, उसके बाद फोर्थ हमारा क्या है? एफ से हमारा क्या है बेटा? फॉर्म्ड बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो बना कैसे है? प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट के बाद ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल को सेट किया गया है कि हाँ ये मैनेजमेंट के लिए सिद्धांत बनाया गया है जो मैनेजमेंट हर यूज करेंगे इसको, एक जनरल गाइडलाइन। तो बेटा ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसे यूं ही नहीं बन गया कि मतलब एक अप्लाई किया गया धड़क से बना दिया गया, नहीं नहीं बेटा, उसके लिए बहुत ऑब्जर्वेशन हुआ है, डीप ऑब्जर्वेशन हुआ है, कई बार एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हुआ, करते करते तब जाके एक रिजल्ट बन के तैयार हुआ कि हाँ इसको अप्लाई करने पर ये आएगा। तो ये कैसे बना है? प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो वही बोला, देखिए नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, मतलब ऐसा नहीं कि एक रात में करके हम बना दिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल, उसके लिए बहुत टाइम लगा है, देखा गया है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब जाके मैनेजमेंट प्रिंसिपल बन पाया है। समझ में आया? तो ये हमारा अगला जो
उसका फीचर है वो क्या है कि हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट है ना। वेल प्रैक्टिसेस और एक्सपेरिमेंट के बाद हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल बन पाए, ये इसके फीचर है। क्लियर हो गया बेटा, समझा यहाँ तक? एफ, उसके बाद एम से क्या बेटा, मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल का मतलब ये होता है, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल किस में होता है, ह्यूमन बीइंग पे। किस पे अप्लीकेबल होता है बेटा, ह्यूमन बीइंग पे। ऐसा तो नहीं नॉन ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई कर सकेंगे, नहीं ना, ये न्यू ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैनेजर इसको यूज कर सकता है, क्या मशीन यूज कर सकती है कोई इसको, नहीं ना, मैनेजर यूज करेगा। मैनेजर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ाने में यूज करेगा, उसको मोटिवेट करेगा। कैसे मोटिवेट करेगा, या तो पैसे देके मोटिवेट करेगा, या तो उसको हेल्प करेगा, उसको अच्छे से बिहेव करेगा उसके साथ कि मोटिवेट हो जाए, काम अच्छा करे। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, मेनली बिहेवियरल है, ये ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड है बेटा, ह्यूमन पे। उसके ह्यूमंस के बिहेवियर को इंप्रूव करता है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल, और किसी को नहीं, सिर्फ ह्यूमन के बिहेवियर को इंप्रूव करता है। मैनेजर, एम्प्लॉय, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा ये प्रिंसिपल। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सबको पक्का, क्लियर है बेटा? तो ये लिखा है देयर प्रिंसिपल आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग। जैसे एग्जांपल हमने बताया कि मैनेजर पे भी ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई होगा, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल को एम्प्लॉय पे भी अप्लाई करेंगे, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनके काम के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। समझ गए बेटा, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होता है, ह्यूमन बीइंग पे, ये मेनली बिहेवियर है। क्लियर? उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेटा कॉन्टिंजेंट है बेटा, ये याद रखिएगा। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है ये सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है। बात समझिएगा बेटा, जल्दी समझ में नहीं आता। हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसका नेक्स्ट फीचर बता रहा है कि सी से कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है बेटा ना, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है। मतलब हम जो प्रिंसिपल बनाते हैं वो किसी ना किसी सिचुएशन के लिए बनाते हैं, कि वो सिचुएशन जब वो अराइज होगा कंपनी में तब वो प्रिंसिपल उस पर अप्लाई होगा। जैसे डॉक्टर क्या होता है, कोई ना कोई जो बीमारी होता है उसके लिए एक मेडिसिन बनाते हैं ना, कि जब बीमारी किसी पेशेंट को होगा तब उसको इंजेक्ट करेंगे तो सही हो जाएगा। उसी तरह जो प्रिंसिपल होता है वो किसी ना किसी सिचुएशन के लिए पहले से बनाया जाता है, प्री प्लान्ड होता है, प्री प्रिपेयर्ड होता है, किसी ना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। जब वो अराइज होगा तभी उसमें प्रिंसिपल वो वाला अप्लाई होगा, अगर नहीं अराइज हुआ तो नहीं होगा। मान लीजिए अगर छोटा कंपनी है, आपने स्टार्ट किया, फिलहाल में अभी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, तो क्या इस समय डिपार्टमेंट्स बनाना जरूरी है कि इतने में काम चल जाएगा? चल जाएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन कैसा था कि कम था, तो यहाँ पर हमने वो डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया। अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा तब वो प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो समझ में आया? तो ये हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है। सिचुएशन जब वो क्रिएट होगा तब वो प्रिंसिपल उस पर अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको कि कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है, वैरी करता है, डिफर है। सबके लिए अलग अलग, सब सिचुएशन के लिए अलग अलग से हम पहले ही प्रिंसिपल बना चुके हैं, जब होगा तब अप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? अगला है बेटा फ्लेक्सिबल। ये तो आप जानते ही हैं, ये तो नाम से जान रहे हैं कि हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, फिक्स है कि फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबल है, यानी कि वो क्या होता है, बदलते रहता है, उसको चेंज कर सकता है मैनेजर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको बदल सकता है। समझ गया ना? तो डायनेमिक है, वेरी गुड। क्लियर हो गया बेटा? मैनेजमेंट क्या है बेटा, डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम वही अप्लाई होगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो वही लिखा है, देखिए, इट कैन बी मॉडिफाइड एज पर सिचुएशन, ठीक है। एक बार इसको ओवरव्यू देते हैं। देखिए हमारा पहला बेटा क्या बताया था, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है प्रिया, इधर देखिए बेटा सब लोग, वो क्या है, हर जगह अप्लाई होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, चाहे वो प्रॉफिट वाला हो, चाहे बड़ा हो, चाहे, समझ में आ गया? मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर जगह यूज होता है। दूसरा जनरल गाइडलाइंस है, ये एक जनरल गाइडलाइंस है, एक मैनेजर के लिए जनरल गाइडलाइंस है, डिसीजन लेने में उसको हेल्प करता है। ये नहीं है कि रेडीमेड सॉल्यूशन है कि इसको अप्लाई करेंगे तो एकदम करेक्ट रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है बेटा। बस उसको हेल्प करता है काम को आसान मतलब करने में। समझ गए मेरी बात? दूसरा, तीसरा क्या, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है बेटा वो कॉज एंड इफेक्ट है। समझ गए? कॉज एंड इफेक्ट का मतलब कि ये करोगे तो उसका ये आएगा, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक मेडिसिन है जिसको बताता है कि इसको अप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट ये होगा। लेकिन ये नहीं है कि हर जगह परफेक्ट सेम रिजल्ट आएगा, कुछ जगह होगा, कुछ जगह, जैसे मैंने बताया कि डिवीजन ऑफ वर्क, कितना ज़्यादा काम है, काम को बांट दो। समझिए, काम को बांट देंगे तो काम क्या होगा, आसान होगा। समझिए, ये कर्ज था, कर्ज क्या था कि काम को बांट दो, और इफेक्ट क्या है, काम आसान हो गया। समझ, ये था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर फोर्थ वाला क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यानी जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है बेटा आयुष, वो क्या है, वो कैसे बना है, कई बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, प्रैक्टिसेस हुआ है, तब जाके हमको दिखा है कि हाँ नतीजा सेम आ रहा है, तब उसको बोला गया कि हाँ अब ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट का बन चुका है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेटा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं है कि नॉट ओवर डेवलप्ड ओवरनाइट, ये वर्ड बहुत अच्छा है बेटा,
नॉट डेवलप ओवरनाइट। ऐसा नहीं कि एक रातों रात हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल बना दिया, ठीक है। अगला क्या था बेटा, मेनली बिहेवियरल। इसका मतलब क्या होता है, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेसिकली किसके लिए है, ह्यूमन बीइंग के लिए। किसके लिए बेटा, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और कहीं एप्लीकेबल हो सकता है नहीं, मैनेजर के लिए है, मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ाएगा, मैनेजर की क्वालिटी बढ़ाएगा, ठीक है। मैनेजर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाएगा, उसको क्वालिटी बढ़ाएगा। तो कुल मिला के आपके एम्प्लॉयज़ की बीइंग, एम्प्लॉयज़ की क्वालिटीज़ इंप्रूव हो रही है, एम्प्लॉयज़ पे ही अप्लाई हो रहा है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ह्यूमन बीइंग के लिए, तो यही बोल रहा है मेनली बिहेवियरल। क्लियर। अगला है कॉन्टिजेंट, ये तो जानते ही हैं। कॉन्टिजेंट का मतलब कि हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो सिचुएशन वेरी करता, अलग अलग है। हर सिचुएशन के लिए अलग प्रिंसिपल बनाया गया है, समझ गए। हर सिचुएशन के लिए अलग प्रिंसिपल बनाया गया है। जब वो सिचुएशन क्रिएट होगा हमारी कंपनी में, तब वो प्रिंसिपल उस पर अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एग्जांपल दिया कि अगर छोटी कंपनी है तो क्या वहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अप्लाई करने की जरूरत है, नहीं है। बड़ी होगी तब वहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई होगा। समझ में आ गया कि नहीं। ये तो कॉन्टीजेंट होता है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबल, हमारा में चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलते रहता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का क्या इंपॉर्टेंस है ना बेटा, इसका क्या फायदे हैं बेटा। जरा देखिए बेटा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का क्या फायदे हैं जिसके वजह से बेनिफिट होता है। जरा देखिए क्या इसके बेनिफिट्स है। तो इसका हमने एक कोड बनाया बेटा, आपका लिखा है पोएम्स एफएम। क्या लिखा है बेटा आपका, पोएम्स एफएम, ठीक है। पोएम्स एफएम हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल का महत्व है, यानी इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है। क्या बेटा, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है, नीड है, बेनिफिट्स है, एडवांटेज भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जरा देखिए बेटा यहाँ पर क्या दिया है, प्रोवाइड मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है ये मैनेजर को नॉलेज प्रोवाइड करता है कि कब कहाँ डिसीजन सही लेना है। बात समझे। पहला प्रिंसिपल क्या फायदा देता है बेटा, मैनेजर को नॉलेज देता है। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या देता है आयुष, नॉलेज देता है ताकि वो अच्छा रिजल्ट ला सके। कौन, मैनेजर। समझ के मेरी बात। जरा देखिए क्या लिखा है, दे एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। सही टाइम पे सही डिसीजन लेने में मैनेजर को मदद करता है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल का पहला फायदा समझ में आया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर को बेनिफिट क्या देता है, उसको नॉलेज देता है कि वो सही टाइम पे सही डिसीजन ले सके, ठीक है। और क्या बोला आगे, इंप्रूव द नॉलेज एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ मैनेजर। मैनेजर का अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटीज को इंप्रूव करता है। समझ में आया मेरी बात ना। तो कुल मिला के बेटा ये मैनेजर की डिसीजन लेने की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, उसकी एबिलिटी को इंप्रूव कर रहा है। समझ गए, क्लियर हो गया। पहला समझ में आया, प्रोवाइड मैनेजर है ना विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसका मतलब बेटा मैनेजर को ये इंसाइट मतलब बोले तो नॉलेज प्रोवाइड करता है कि वो रियलिटी मतलब सही डिसीजन ले पाए सही टाइम पे। क्लियर है। दूसरा बेटा ओ से क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो आप लोग जानते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब होता है एफिशिएंसी। क्या होता है बेटा, ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट का ये महत्व है कि ये मैनेजर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। मैनेजर छोड़िए, सबकी एफिशिएंसी, जो कंपनी में काम कर रहा है सबकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। क्योंकि अगर मैनेजर की एफिशिएंसी बेटा इंप्रूव होगी तो वो सबका करेगा, है ना। मैनेजर का विकास सबका विकास। समझ आया मेरी बात। तो यहाँ पर मैनेजर की एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, जिसके वजह से क्या होता है, जैसे बोला देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट, क्या मैनेजमेंट इंसिस्ट करता है, क्या मदद करता है, प्लान्ड एक्टिविटीज करने में। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ द मैन एंड मटेरियल्स। देखिए बेटा ऑर्डिनरी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर वे में अरेंज करना। क्या, मैन एंड मटेरियल्स का मतलब होता है कि किस एम्प्लॉय को किस ऑफिस में रखा जाएगा, उसका क्या पोस्ट होगा, क्या उसका वर्क होगा, वो अरेंज करने में। मैन का मतलब होता है एम्प्लॉय, मटेरियल मतलब जो वहां बैठने वाला, जिस ऑफिस में बैठने वाला है, जो वर्क करने वाला है, वो बोलते हैं मटेरियल। मतलब जो मटेरियल का मदद से काम करने वाला है उसको प्रॉपर अरेंज करने में मदद करता है, प्लान्ड एक्टिविटीज करने में मदद करता है, और कोऑर्डिनेट फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज, सबको प्रॉपर किस तरीके से यूज करें इन तीनों रिसोर्सेज को, वो सब करने में मदद करता है। अब एक बात बताइए, प्लान्ड एक्टिविटी करेगा प्रॉपरली, वो ऑर्डरली अरेंज करेगा मैन मटेरियल्स को, इन तीनों को अच्छे तरीके से यूज करेगा, तो हमारा रिसोर्सेज ऑप्टिममली यूटिलाइज हुआ कि नहीं होगा। तो एक प्रॉपर वन वे में तो हम लोग बोल सकते थे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज को पूरी तरह यूटिलाइज करना एट ए मिनिमम कॉस्ट,
ये ना इसका मतलब है। तो हमने उसको एक विस्तार में बता दिया कि ये मैनेजर को ऑप्टिमम का मतलब क्या है कि अगर मैनेजर प्लान्ड एक्टिविटी करेगा, अगर मैनेजर प्रॉपरली अरेंज करेगा, अगर मैनेजर अच्छी तरीके से तीनों रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेटली यूज़ करेगा, जिसके वजह से हमारा रिसोर्सेज क्या होगा, ऑप्टिममली यूटिलाइज हो। अब समझ में आया मेरी बात, क्लियर हो गया? तो इसको वन में आप बोल भी सकते हैं क्या कि प्रॉपरली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट, नो वेस्टेज एट मिनिमम कॉस्ट। क्लियर हो गया मेरी बात ना, समझ में आ गया? तो पहला इंपॉर्टेंस था कि मैनेजर को नॉलेज देता है सही डिसीजन लेने में सही टाइम पे। दूसरा, मैनेजर को रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करने में मदद करता है ना, कम वेस्टेज में, ठीक है। उसके अंदर हमने बता दिया अच्छी तरीके से प्लानिंग कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है आपका ऑफिशियल डिसीजन, ठीक है बेटा, जो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजर। ये एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा प्लान एंड पॉलिसीज विच आर मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर। समझ गए मेरी बात ना? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्लान एंड पॉलिसीज विच आर मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर बनाता है। तो वो टॉप लेवल मैनेजर जो प्लान पॉलिसीज बना रहा है बेटा, उसको इफेक्टिवली बनवाने में मदद करता है। कौन मदद करता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन से बताए थे, जो क्या करता है, टॉप लेवल मैनेजर को इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद करता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्लान पॉलिसीज। समझ में आया कि प्लान पॉलिसीज का मतलब ही एडमिनिस्ट्रेशन होता है। वो भी किसका है? प्लान पॉलिसीज। कौन बनाता है? टॉप लेवल। जो टॉप लेवल बेटा प्लान पॉलिसीज बनाता है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन करने में टॉप लेवल को मदद करता है कौन? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसका तीसरा महत्व समझ में आया, क्लियर हो गया? देखिए इसमें लिखा भी, एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर। फिर लिखा इट हेल्प टू फॉर्म्ड वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज। लिखा क्या? टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आगे बोला बेटा इट हेल्प टू फॉर्म्ड वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज टू हैव। अगर ये क्या बोल रहा है बेटा, ये मदद करता है वेरियस कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज बनाने में। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी का मतलब टॉप लेवल के पॉलिसीज प्लान बनाने में। टू हैव सिस्टमेटिकली वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली वर्क हो सके, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि टॉप लेवल मैनेजर जो प्लान पॉलिसीज बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, कंट्रोल करता है, जो उसका काम होता है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। कौन, किसका काम? टॉप लेवल का। तो जो भी करता है वो उसको अच्छी तरह से करने में ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट मदद करता है, ठीक है। समझ में आ गया? पहला समझ में आया, मैनेजर को नॉलेज देता है डिसीजन लेने में। दूसरा, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में मदद करता है मैनेजर को। तीसरा, टॉप लेवल मैनेजर को प्लान पॉलिसीज बनाने में अच्छी तरीके से मदद करता है। क्लियर हो गया मेरी बात? समझ में आ गया? इसको यहाँ तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा पढ़ते हैं। फोर्थ वाला क्या है बेटा पॉइंट हमारा? एम से क्या है? मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल सिचुएशन। इधर देखिए बेटा आयुष, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल सिचुएशन, जो हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर यानी इन्वायरमेंट है मार्केट का, कि मार्केट में जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है, जो हमारे कॉम्पिटिटर जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, एमसी का जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स, टाइम टू टाइम जो अपडेट कर रहे हैं, तो अगर हमें भी बेटा दिख रहा है तो हमको भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल मतलब अपने डिसीजन को अपडेट करते रहेंगे। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को हेल्प करता है बेटा अपडेट करने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलने में। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है फ्लेक्सिबल है, बताया था बेटा, क्या है बेटा? फ्लेक्सिबल है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने डिसीजन को बदल सकते हैं। तो क्लियर है बेटा? जैसे दिया है, देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेंड करता है, ये प्रिंसिपल, ये जो सिद्धांत है बेटा, ये ट्रेन करता है मैनेजर को इंप्लीमेंटिंग द चेंजिंग इन द राइट डायरेक्शन। जो भी वो बदलाव लाएगा, सही डायरेक्शन में बदलाव लाने में, सही डायरेक्शन में बदलाव लाने में मैनेजर को मदद करता है, ठीक है। जो भी जैसे वाली मार्केट में ट्रेंड आपको पता है कि चल रहा है, फॉर्मल पैंट का हम लोग डैमेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग भी क्या करेंगे? फॉर्मल का प्रोडक्शन करेंगे। तो जैसे जैसे मार्केट बदल रहा है, हम भी अपने अपने प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी को बदल देंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो दिस इज कॉल्ड, यू कैन से दैट, डायनेमिक। ओके, तो उसके बाद बेटा फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? फिफ्थ पॉइंट में एस से क्या है? साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक जानते हैं बेटा क्या होता है? जिसका कॉज एंड इफेक्ट यानी जो रिजल्ट है वो फैक्ट आता है। तो हम आपको बताए थे कुछ चीजों में फैक्ट आता है, कुछ चीजों में नहीं आता है, लेकिन कुछ चीजों में आता है ना बेटा कि फैक्ट रिजल्ट आएगा, कि थोड़ा बहुत हम लोग इतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये रिजल्ट आने वाला है। तो ये इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेता है वो साइंटिफिक लेता है, ठीक है। जो भी डिसीजन लेता है वो क्या होता है बेटा? साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक का मतलब होता है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं और उसका जो रिजल्ट आ रहा है
कुछ चीज़ों में जो सही आ रहा है, तो वो डिसीजन सारे मैनेजर ले रहे हैं। तो जब सारे मैनेजर उस डिसीजन को कॉमनली यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए उस डिसीजन को बेटा साइंटिफिक डिसीजन कहते हैं, इसका सेम रिजल्ट आ रहा है। लेकिन सब चीज़ में नहीं आता सेम, ठीक है। देखिए लिखा भी है कि मोर रियलिस्टिक एंड बैलेंस फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, मतलब ये बोल रहा है कि जो भी मैनेजर है वो ऐसा नहीं है कि डिसीजन लेगा तो उसके एम्प्लॉय, उसके कंपनी में, उसके रिश्तेदार में कोई एम्प्लॉय को हायर कर लिया और उसका सैलरी बढ़ा दिया और अपने बाकी एम्प्लॉय का कम कर दिया, ऐसा नहीं है बेटा। तो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, वहाँ पर अपना बायसनेस नहीं दिखाएगा, वहाँ पर अपना जो भी, हाँ बायसनेस मतलब अपना फेवर, हम अपने कुछ अपने पर्सनल को सोच के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना पर्सनल नहीं दिखाएंगे वहाँ पर कि मेरा घर का रिश्तेदार है तो हम उसका सैलरी बढ़ा दें और बाकी का कम कर दें, नहीं बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल सबके लिए कॉमन फैक्ट है, सबके लिए बराबर डिसीजन लेने में मदद करता है, सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस डिसीजन को साइंटिफिक डिसीजन कहते हैं, क्लियर। और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, दे ऑल्सो इनेबल मैनेजर, ये मैनेजर को मदद करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली किसी भी समस्याओं को सॉल्व करने में मैनेजर को मदद करता है। कौन? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का ये महत्व है कि ये साइंटिफिक डिसीजन है, एक जनरल गाइडलाइन से कुछ चीज़ों में बताता है कि ये इस चीज़ करने से हमारा सही रिजल्ट आता है। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको बताया था फीचर में कि अगर हम लोग बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम को बांट देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कंपनी में हर मैनेजर यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सेम चीज़ को सिमिलरली सब यूज़ करेंगे बेटा, तो इस डिसीजन को साइंटिफिक डिसीजन कहा जाएगा, क्लियर है। तो यही इसका रोल है कि हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक डिसीजन है, क्लियर। सिक्स पॉइंट हमारा क्या, एफ है ना। एफ से क्या है बेटा हमारा, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे जो मैनेजर हैं अपने कंपनी के साथ साथ सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, सामाजिक ड्यूटी भी परफॉर्म करते हैं मैनेजर। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल मदद करता है, सपोर्ट करता है मैनेजर को सोशल सर्विस देने में, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में। जैसे क्या, देखिए लिखा क्या है बेटा कि बिजनेस मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। देखिए ये बात सही कि नहीं, हमारे जो बिजनेस है बेसिकली हमारे सोसाइटीज के रिसोर्सेज को यूज करते कि नहीं करते, लैंड, प्लांट्स, रोड यूज करते हैं ना सोसाइटी की। तो सोसाइटीज के हम रिसोर्सेज को जो यूज कर रहे हैं, या फिर हम जो एम्प्लॉय को हायर किए तो वो भी सोसाइटी का है ना, जो एम्प्लॉय को हायर किए वो भी कहाँ का है बेटा, सोसाइटी का है, वो भी रिसोर्सेज है। तो हम जो रिसोर्सेज सोसाइटी से यूज कर रहे हैं, ठीक है, सो इट मस्ट बी डू समथिंग फॉर सोसाइटी आल्सो। इसका मतलब कि जो भी हम सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का यूज कर रहे हैं या मदद ले रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए कि नहीं किया जाए। तो वो क्या करता है। सो दिस प्रिंसिपल गाइड टू मैनेजर टू परफॉर्म द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल जो है ये मैनेजर को गाइड करता है कि तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करो। क्यों? क्योंकि तुम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, एम्प्लॉय को रखे हो, सोसाइटी की तो है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, ये आप पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल में। 14 प्रिंसिपल में ये प्रिंसिपल है हमारे जो हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद, इंपॉर्टेंस के बाद, उसमें ये प्रिंसिपल आपको मिलेगा उस 14 के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का मतलब होता है एडिक्वेट सैलरी देना, कॉम्पिटेटिव सैलरी देना, कि जो उसकी सैलरी बनती है, जो क्वालिफिकेशन उसके पास है, जो सैलरी उसकी बनती है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन हर उस क्वालिफिकेशन पे सैलरी दे रहा है, तो वो सैलरी आपको देना है। ये प्रिंसिपल बताता है। अगर आप दे रहे हो तो वो बंदा आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी जाता है तो क्यों जाता है, क्योंकि जो उसके पास क्वालिफिकेशन है, जो उसके पास एक्सपीरियंस है, कैपेबिलिटी है, उसके आधार पे अगर उसको सैलरी नहीं मिलती है, इसलिए वो छोड़ के जाता है किसी और कंपनी में। अगर आप उसके बराबर, जो कंपनी सब दे रही है, अगर उसके बराबर आप दोगे तो क्या छोड़ के जाएगा प्रिया? नहीं जाएगा। तो यही चीज़ है बेटा कि अगर हम एम्प्लॉय को रखे हैं, वो भी सोसाइटी का है, तो अगर उसको एडिक्वेट एंड फेयरली सैलरी देंगे, उसको उसके बदले हम अपना सर्विस देंगे, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। ये जो एम्प्लॉय को एडिक्वेट सैलरी दे रहे हैं बेटा, यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है कि एम्प्लॉय को सैलरी देना, अच्छा सैलरी देना, जो सब देते हैं। क्लियर हो गया, समझ आया? तो वही चीज़ है, फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा। अगला पॉइंट एफ के बाद एम है ना, तो यहाँ तक कल ही उसको लास्ट करवा दें। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा देखिए 7th वाला क्या, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। बेटा ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट जो हमारा है, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये मैनेजर्स को ट्रेनिंग देता है, ट्रेंड करता है, ठीक है बेटा, उनको एजुकेट करता है, और साथ साथ बेटा ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल अभी भी अपडेट होते जा रहा है। आयुष ध्यान दिया बेटा कि हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो मैनेजर को क्या करता है बेटा, ट्रेंड करता है,
एजुकेट करता है, और साथ साथ जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो अभी भी मार्केट में क्या चला बेटा, अपडेट होते जा रहा, बदलते जा रहा। अभी तक मार्केट में, अभी तक हमारे बुक्स में मैनेजमेंट प्रिंसिपल खत्म नहीं हुआ है, एंड नहीं हुआ है, उसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रहा है। ठीक है प्रिया, यानी जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है बेटा वो टाइम टू टाइम बेटा देखिए चेंज होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो फिक्स रिजिड था तो वही रह रहा है बुक में, वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है। देखिए कई सारे MBA करवाते हैं, BBA करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो उनके सिलेबस होता है उस सिलेबस में मैनेजमेंट से रिलेटेड सिलेबस अपडेट होते जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे जो रिसर्च चल रहा है वो अभी भी चलते रह रहा है। ठीक है बेटा, तो जरा देखिए बेटा ये क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प, ध्यान देगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एरिया हुज एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर शुड बी ट्रेंड। बेटा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो मदद करता है, वो हेल्प करता है क्या करने में बेटा, आइडेंटिफाई करने में एरिया। क्या आइडेंटिफाई करने में आयुष, ध्यान देगा, एरिया आइडेंटिफाई करने में बेटा मदद करता है कि कैसा एरिया, ट्रेनिंग के लिए। किसके ट्रेनिंग के लिए, जो पहले से मैनेजर है या फिर जो कोई एम्प्लॉय है जो भविष्य में मैनेजर बन सकते हैं। बात समझे, जैसे हम कंपनी है मान लीजिए, तो कंपनी के अंदर जो पहले से मैनेजर है तो उसको और बेहतर अच्छा मैनेजर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। प्रिया, जो पहले से कंपनी के अंदर मैनेजर है उनको और बेहतर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, या फिर जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, जो पुराने एम्प्लॉयज़ है बेटा उनको भविष्य में मैनेजर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ठीक है, समझ मेरी आता है। तो ये हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो क्या करता है, ट्रेनिंग देने में जो पुराने मैनेजर्स या तो कोई एम्प्लॉय जो मैनेजर बनने वाला है भविष्य में, उनको बनाने में ट्रेंड करने मदद करता है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, और साथ साथ हम आपको जो बताए थे ना कि ट्रेंड कर देगा, उसको एजुकेट कर देगा। अच्छा, एजुकेशन कहाँ कहाँ मिलता है, जो कई सारे प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स का मतलब कई सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं जिसमें मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दिया जाता है। हम आपको बताया ना कि मैनेजमेंट का ट्रेनिंग में जो सिलेबस होता है मैनेजमेंट का वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है, मतलब उस पर रिसर्च अभी भी चल रहा है कि हाँ ऐसे करेंगे तो ये होगा, मैनेजर को ये मैनेजर को करना चाहिए, और जैसे फ्यूचर में और चीज़ें अपडेट होंगी तो मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी जो सिलेबस में दिया रहेगा वो टाइम टू टाइम और अपडेट होता जाएगा। ठीक है, तो ये बताता है कि एजुकेशन हम जो दे रहे हैं बेटा वो एजुकेशन किस किस फील्ड में, जैसे BBA हो गया है ना, MBA हो गया है ना, BCA, मतलब जो भी हमारा बैचलर्स, मतलब जो हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं है ना, वो ट्रेनिंग एजुकेशन देने में हेल्प करता है किसी एम्प्लॉयज़ को या किसी स्टूडेंट्स को, ताकि वो फ्यूचर में मैनेजर बन सके। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ये मैनेजर को और अच्छा मैनेजर बनाने में, या किसी स्टूडेंट को मैनेजर बनाने में, या किसी जो एम्प्लॉय पुराने जो काम कर रहे हैं जो फ्यूचर में मैनेजर बन सकते हैं उनको बनाने में क्या करता है, मदद करता है, उनको ट्रेंड करता है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल। क्लियर है। उसके आगे जो हम आपको बताए थे कि रिसर्च अभी भी चल रहा है वही बता रहे थे। ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च, ये फ्यूचर के रिसर्च के लिए कि भविष्य में मैनेजर में क्या अपडेट हो सकता है उसके रिसर्च के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। क्लियर, समझ में आ गया। मतलब कि हमारा ये जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंस था, ये महत्व ये बताता है कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेंड करने में ताकि और अच्छे से मैनेज कर सके उसके लिए मदद करता है। ठीक है, तो हमारे कितने प्रिंसिपल थे बेटा, 7 प्रिंसिपल थे, पोएम्स FM, है ना। क्लियर है सब कुछ बेटा, यहाँ तक नोट कर लीजिए फिर आगे चलें। यहाँ तक हो गया बेटा, तो एक काम करते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा 14 प्रिंसिपल जिसका नाम है हेनरी फ्यूल्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसका नाम है FW टेलर। FW टेलर जो हमारे हैं उसका फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंसलॉ। तो ये 2 का बेटा प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे, उसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक खत्म, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।